हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने इससे रिलेटेड इस चैप्टर के अंतर्गत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिए, कैपेसिटर पढ़ लिए। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है वैन डी ग्राफ जनरेटर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में। तो इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो बच्चे इस चैनल से लाभान्वित हो रहे हैं, जो बच्चे इस चैनल से पढ़ रहे हैं, उसको वीडियोज़ तो आपको मिल पा रहे हैं, आप इसको देख करके संतुष्ट हो पा रहे हैं। अगर आप लोगों को कहीं पे संतुष्टि नहीं होती है, कहीं पे डाउट्स होते हैं, अगर आपको लगता है कुछ पूछना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उसे लिख सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जब आप लिखिएगा तो हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और तभी हम जान पाएंगे कि हमें और क्या सुधार की ज़रूरत है। इस वीडियो वीडियो लेक्चर में क्या हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, आप किस तरह से समझ पाएंगे, किस तरह जैसे कि समझ पाएंगे, दैट मीन्स कि आपका भी कोई सुझाव होगा, इस तरह से आप पढ़ाइए तो हम ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा हम लोग समझ पाएंगे। तो आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार है। आप लोग कमेंट कीजिए ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों की क्या परेशानियां हैं, उसके अनुसार से हम इस पर काम कर सकें। तो जो बच्चे लाभान्वित होते हैं, जो बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, तो वो बच्चे कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से, कमेंट पढ़ने के बाद हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हमारी भी कमजोरियों का पता चलेगा, जिसके कारण हम उस पर काम कर पाएंगे और आपको भी बेनिफिट होगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो आप कमेंट ज़रूर करें, आपके कमेंट का इंतज़ार होगा। और जो बच्चे इससे रेगुलर पढ़ रहे हैं उस बच्चे के लिए ये बात है कि अगर आपको वीडियो लेक्चर्स डेली नहीं जाते हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ गैप में भी जाते हैं वीडियो लेक्चर, जैसे 1-2 दिन का गैप हो जाता है, तो उसमें आप क्या कीजिए, पीछे का रिवाइज क्या कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, रिवाइज करने से आपके पीछे के टॉपिक अच्छे होंगे, आपका जो सिलेबस है वो अपने टाइम पे ही ख़त्म होगा। तो इसलिए आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेहनत करना है और जो भी दिक्कतें हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमें क्या करना है, किस डायरेक्शन में पढ़ाना है। आपको तो पता है कि ये सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं बोर्ड के लिए ओरिएंटेड हैं, तो बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि 12th के लगभग टॉपिक को यहाँ पर क्लियर किया जाए। जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक हैं, सारे टॉपिक को हम आपके सामने रखें और आपको उसके अंतर्गत जो भी डाउट हो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और हमें भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, हमें भी पता चलेगा कि हमारे अंदर की क्या वीकनेस है, क्या हम और टीचिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा। हम लोग धीरे धीरे इस पे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों के हेल्प की ज़रूरत है, आप लोगों के कमेंट की ज़रूरत है। कमेंट करने से जो बेनिफिट है आपको मैंने बताया, तो उम्मीद है कि आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसमें इस जो पढ़ाने की क्वालिटी है, जो कुछ भी है, उसमें इम्प्रूव होगा। आप के तरह से आपकी जो सोच है, आप अपने सोच को रखिए कमेंट सेक्शन में, उसके तहत हम उस पर विचार करके उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जो भी एज पॉसिबल एज होगा हम करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों का कमेंट हमें मिलेगा और हम उसके अनुसार से कर पाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर पे चलते हैं। आज का वीडियो लेक्चर है वैन डी ग्राफ जनरेटर का। देखिए, एक डिवाइस है, ये डिवाइस वैन डी ग्राफ के द्वारा बनाया गया है। वैन डी ग्राफ एक साइंटिस्ट का नाम है
जिन्होंने इसे बनाया है, इसीलिए उनके नाम पर ही इस डिवाइस का नाम पड़ गया वैन डी ग्राफ जनरेटर। और वैन डी ग्राफ जनरेटर का काम यूज किया जाता है हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेंशियल, लगभग मिलियन में 10⁻7 10⁻6 वोल्ट पोटेंशियल प्राप्त करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर आपको पूछेगा क्या है, इट इज ए डिवाइस है टू प्रोड्यूस हाई पोटेंशियल, दैट मीन्स हाई पोटेंशियल, दैट मीन्स 10⁻6 वोल्ट 10⁻7 वोल्ट, इतना ज़्यादा पोटेंशियल को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, वैन डी ग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर एक डिवाइस है जिससे क्या होता है, काफ़ी हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो किस मेथड से किए जाते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर, किस तरह से काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, और इसके क्या कंस्ट्रक्शन होते हैं, और इसके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, ये सारे टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आप एनसीईआरटी में भी अच्छे से दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो हेडिंग दीजिए वैन डी ग्राफ जनरेटर का। वैन डी ग्राफ जनरेटर थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, अब दिख रहा होगा शायद। वैन डी ग्राफ जनरेटर सबसे पहले ये क्या करता है, इसका प्रोड्यूस करता है हाई पोटेंशियल, प्रोड्यूस हाई पोटेंशियल। ये क्या है, वैन डी ग्राफ जनरेटर एक डिवाइस है जो कि प्रोड्यूस करता है काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल, ऑलमोस्ट क्या करते हैं 10⁻6 वोल्ट। सिक्स से 7 वोल्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल कह सकते हैं हाई पोटेंशियल 10⁻6 to 7 वोल्ट पोटेंशियल, मतलब 10⁻6 भी कह सकते हैं, 10⁻7 भी कह सकते हैं। तो ये वैन डी ग्राफ जनरेटर मेनली यूज किया जाता है हाई पोटेंशियल के। और इस डिवाइस की खोज किसने की, वैन डी ग्राफ साहब ने, इसलिए इनके नाम पर ही वैन डी ग्राफ जनरेटर, ये इसके साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस डिवाइस को डिजाइन किया है। और ये इसका दूसरा नाम हाई वोल्टेज जनरेटर भी कह सकते हैं। हाई वोल्टेज जनरेटर क्यों कहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। आप देख रहे हैं कितना 10⁻6 10⁻7, मतलब 10 लाख से ऊपर, ठीक है, वोल्ट प्रोड्यूस करते हैं। आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल जनरेटर है, ठीक है। क्या करते हैं, ये हाई पोटेंशियल जनरेट करता है। किस साइंटिस्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है, वैन डी ग्राफ साइंटिस्ट के नाम है। और इसका क्योंकि ये हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, हाई वोल्टेज जनरेटर भी कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम क्या है, हाई वोल्टेज जनरेटर। आप लोग इसके बारे में ये चीज़ें जान गए। वैन डी ग्राफ जनरेटर is a device which produces potential up to 10⁻7 वोल्ट, ओके। तो हाई पोटेंशियल करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाई वोल्टेज जनरेटर कहते हैं। अब वैन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में हम लोग अब जानेंगे, इसके प्रिंसिपल को, इसके कंस्ट्रक्शन को। इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो अब लिखते हैं हाई वोल्टेज जनरेटर। आप समझ गए होंगे दोनों एक ही चीज़ है।
वेन डिग्राफ जनरेटर के हैं या हाई वोल्टेज जनरेटर के हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, इसके लिए प्रिंसिपल जो है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज from higher potential to lower potential by connecting वायर्स या फिर कह सकते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? या फिर ये कह सकते हैं जनरली ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में यह वर्क करता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होते हैं, दैट मीन्स पोटेंशियल आपको पता है, चार्ज का जो फ्लो होता है पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे होता है। तो कनेक्टिंग वायर के थ्रू हम क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल से पोटेंशियल थ्रू कनेक्टिंग वायर, मतलब ये प्रिंसिपल है। ठीक है, सपोज कीजिए कि कैसे देखिए वर्क करता है ये। देखिए ये हमारे पास में आप समझ गए कि ये चीज़ मैंने जो लिखा, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ये होल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल पे काम करता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये किस तरह से मैंने जो लिखा वो कैसे किस तरह से वो प्रिंसिपल अप्लीकेबल होता है। सपोज कीजिए कंडक्टर है एक, ठीक है, एक स्फीयर है। ठीक है, और इस स्फीयर का जो रेडियस है r है, और इस पे चार्ज मान लेते हैं, पूरे चार्ज इस पर q है। ठीक है, और एक छोटा सा स्फीयर ले लेते हैं, स्मॉल स्फीयर है ये। ठीक है, इसके रेडियस को क्या ले लिए हम लोग, r ले लिए, और एक छोटा सा स्फीयर ले लेते हैं जिसका रेडियस क्या है, छोटा r। ठीक है, आप समझ लीजिए कि स्फीयर है। ठीक है, थोड़ा सा इलिप्टिकल बन गया, गोल बन, चपटा बन गया, लेकिन समझिए कि स्फीयर है ये। अब देखिए इसका रेडियस क्या है, r। ठीक, और बड़े वाले का रेडियस क्या है, r, और इस पर चार्ज q लिए हैं, इस पर छोटा चार्ज q ले लीजिए। आपको पता है क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर है दोनों, ये दोनों क्या हैं, स्फेरिकल कंडक्टर हैं। तो आपको बताया गया है कि पिछले वीडियो लेक्चर में कंडक्टर पे जो होता है चार्ज सारे कहाँ पर होते हैं, सरफेस पे होते हैं। तो चार्ज इसके सरफेस पे होगा, पूरी तरह से स्प्रेड होगा। ऐसे कह सकते हैं आप प्लस 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 चार्ज इस तरह से स्प्रेड होगा, और ये प्लस क्यू चार्ज ये सारे स्प्रेड इस तरह से होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ सोचिए कि इस पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल इस स्फीयर पे, बड़े स्फीयर के सरफेस पे अगर आप पोटेंशियल निकालें तो क्या होगा। इस छोटे वाले स्फीयर की वजह से भी पोटेंशियल होगा,
बड़े वाले स्फीयर की वजह से भी पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं वी आर। वी आर कहने का मतलब आप समझ लीजिएगा, हम लिख देते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ रेडियस आर, मतलब आर वाला जो रेडियस है उस पे हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। वी आर इसको लिखे, समझ में आ रहा होगा। अब वी आर लिखे तो अब इस सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा बड़े वाले स्फीयर खुद के वजह से होगा, खुद के वजह से उसके सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा। आपको पता है कि स्फीयर जो कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं उस पे क्या होता है, उसके इंटरनल पार्ट पे और स्फीयर पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। यानी कि इस पूरे पार्ट पर क्या होगा, कांस्टेंट पोटेंशियल होंगे जिसका वैल्यू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। आपको बताया गया है ये चीज़, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। इस वजह से आपको पता है पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालते हैं तो वो सारे चार्ज जो उसके आसपास होते हैं सारे चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं। आपको पता है बड़े वाले स्फीयर की वजह से इस पर पोटेंशियल हो गया, आपने सरफेस पे निकाल लिया। अब इस स्फीयर की भी वजह से इस पर पोटेंशियल होगा। अब इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट, ये स्फीयर, ये सरफेस क्या हुआ, आउटसाइड पॉइंट हुआ। सपोज कीजिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हम ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। सपोज कीजिए इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो ए पॉइंट जो है सबसे पहले बड़े स्फीयर के लिए क्या है, उसके सरफेस पर है, तो के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। हालांकि पूरे स्फीयर पे इंटायरली क्या होगा, के क्यू अपॉन आर ही होगा, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। तो ये पूरा के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, अब इस स्फीयर, छोटे वाले स्फीयर की वजह से ए पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल, तो छोटे वाले स्फीयर के लिए ये आउटसाइड पॉइंट हो गया। तो आउटसाइड पे पॉइंट आपको क्या है, ये चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और ये कि इस जगह पे पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होगा, जो चार्ज है प्लस के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ये वाला। कोई दिक्कत, क्योंकि इस चार्ज की वजह से निकाल, इस पर चार्ज क्या है, छोटा चार्ज क्यू है। सिमिलरली आप क्या कह सकते हैं, सिमिलर देखिए किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जो हमने लैंग्वेज लिखा था उसी चीज को हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब देखिए पोटेंशियल हम इस पॉइंट पे भी निकालें। सपोज कीजिए एक पॉइंट हम इस पर ले लें, ये पॉइंट सपोज कीजिए हम बी ले लेते हैं। अब छोटे वाले स्फीयर पे सपोज कीजिए पॉइंट बी ले लीजिए, यहाँ पे हमको निकालना है पोटेंशियल, ठीक है। जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा सारे स्फीयर के सारे पार्ट पे होंगे। तो अब देखिए इस जगह पर पोटेंशियल जो होगा इसको हम अब लिख सकते हैं उसी तरह से, पोटेंशियल एट आप लिख लीजिएगा वी आर। अब इस पॉइंट पे निकालना है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अब हम कह सकते हैं वी आर। तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, पॉइंट बी लिए हैं और पॉइंट बी पे जितना होगा ये सारे पॉइंट पे होंगे। आपको पता है ये सरफेस जो होगा ये बी से रिलेटेड, ये सारे क्यू पोटेंशियल होंगे। हालांकि इसके अंदर में तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल होगा। अब देखिए वी आर निकालना है, तो सबसे पहले इस खुद के वजह से इस पर पोटेंशियल होगा, क्या होगा, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब ये चार्ज का रेडियस, ये स्फीयर का रेडियस छोटी आर है और इस पर चार्ज क्यू है, तो इस पर क्या हो जाएगा पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर खुद से, क्योंकि खुद के लिए सरफेस पे है। तो हालांकि इसके पूरे पार्ट में भी क्या होगा, के क्यू अपॉन आर ही होगा। अब बड़े वाले स्फीयर की वजह से भी इस पर पोटेंशियल होगा। अब बड़े वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट क्या हुआ, इनसाइड पॉइंट हो गया, ये पूरे स्फीयर के लिए पॉइंट इनसाइड हो गया। तो इनसाइड में आपको बताया कि स्फीयर के इनसाइड में पोटेंशियल क्या होता है, वही होता है जो उसके सरफेस पे होता है। सरफेस पे आपने क्या जाना, के क्यू अपॉन आर जाना, तो यानी कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करिएगा, अब आप डेल्टा भी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, वी आर
माइनस वी आर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू बाय आर, माइनस कीजिएगा तो ऊपर वाला को वी आर क्या है, के क्यू अपॉन आर, माइनस क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, ठीक। कोई दिक्कत? अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, दोनों सेम चीज़ था। तो यहाँ से आ गया के क्यू कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर, यही बचेगा ना। अब देखिए यहाँ पर के क्यू अपॉन 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर कहने का मतलब क्या है, के तो कांस्टेंट टर्म है, क्यू भी कोई चार्ज होगा, 1 बाय आर माइनस 1 बाय आर, यानी कि आप देखिए आर जो है वह लेस देन है आर से, ठीक है। यानी कि डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर छोटा है तो वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि 1 बाय आर जो है ग्रेटर देन होगा 1 बाय बड़ी आर से, यानी कि ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, ओवरऑल ये वैल्यू जो आएगा पॉजिटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हम बड़े में से क्या कर रहे हैं, छोटे को घटा रहे हैं। आर लेस देन आर है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये पूरे वैल्यू पॉजिटिव है। पूरे वैल्यू पॉजिटिव कहने का मतलब ये हो गया कि आप ये समझ रहे हैं कि पूरा वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन्स पोटेंशियल एट वी आर, यानी कि इस स्फीयर पे जो पोटेंशियल है ग्रेटर देन है पोटेंशियल एट, यहां का पोटेंशियल ज्यादा है कहां से, यहां से। कोई दिक्कत? यानी कि वी आर ग्रेटर देन वी, छोटे का रेडियस ग्रेटर देन आर। इसका मतलब हुआ कि आपको पता है कि चार्ज का फ्लो किधर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब अगर हम यहां से कोई कंडक्टिंग वायर जोड़ दें, सपोज कीजिए, तो यहां पर जो भी चार्ज है प्लस प्लस प्लस, ये क्यू पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये क्या करेगा, हायर पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा छोटा वाला स्फीयर, ठीक है। और बड़ा वाला क्या करेगा, लोअर पोटेंशियल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हायर पोटेंशियल से चार्ज का फ्लो होता रहेगा किस पर, हायर पोटेंशियल से चार्ज का फ्लो होता रहेगा लोअर पोटेंशियल पे, यानी कि छोटे वाले स्फीयर से बड़े वाले स्फीयर्स पे चार्ज का फ्लो होता रहेगा। कब, जब हम कंडक्टिंग वायर लगा देंगे तब यहां से चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये प्रिंसिपल का फ्लो, अब देखिए यहां पर जो चार्ज का फ्लो होगा, ये चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाए, चार्ज। आपको पता है कि जैसे जैसे चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। तो चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेंगे। अब देखिए जैसे जैसे यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल हम उतना ही बढ़ा सकते हैं जितना कि, सपोज कीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल हम बढ़ा दिए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके चारों। तो इसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वह मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, पोलराइज होने की कोशिश, पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स क्या होंगे, दोनों के एक दूसरे को छोड़ने लगेंगे। तो नेगेटिव, एयर के जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव चार्ज हैं, वो इससे क्या हो जाएंगे, कनेक्ट होने लगेंगे और यहाँ के चार्ज को न्यूट्रलाइज करने लगेंगे। तो यानी कि एक लिमिट तक हम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फॉलो कर सकते हैं। और आपके जानकारी के लिए बता दें, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। एयर के अंदर आप यहां तक आप इलेक्ट्रिक क्या कर सकते हैं, चार्ज का फ्लो कर सकते हैं। यानी कि इतना पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, इतना तक वो कैपेसिटी पहुंचा सकते हैं।
3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का फॉलो करके क्या करते हैं, चार्ज का फ्लो करते हैं, जिससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल। आपने देखा कि एयर में जो है 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर, तो हम इतना चार्ज फ्लो कर सकते हैं जिससे कि हम वो जो आपको जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण एयर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, चार्ज उसके पोलराइज हो जाएंगे। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो जो जिसका वैल्यू आपने देखा 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर था, काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि हम चार्ज को फॉलो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लिमिट कितना, उतना तक कर सकते हैं जब तक कि 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर तक इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे ना हो जाए इस चार्ज के द्वारा। जब उससे ज़्यादा हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, कंटैक्ट होने लगेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का फॉलो करते हैं कहाँ पर, वेन डिग्राफ जनरेटर में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो मतलब ये कहने का हुआ कि 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर तक अगर मान लिया जाए इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा। वही जो मैंने बताया कि पोलराइज होना स्टार्ट कर देगा, उसी को लिखता है ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इस कॉन्सेप्ट का फॉलो करके क्या करते हैं, वेन डिग्राफ जनरेटर डिजाइन किया गया है। अब कुछ नहीं करना है, आप इसके कंस्ट्रक्शन को अब देख लेना, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, स्लो डाउन कर लिए। देखिए अब इसके कंस्ट्रक्शन सेम यही प्रिंसिपल का यूज करेंगे और हम लोग वेन डिग्राफ जनरेटर बना लेंगे। आपने देखा क्या प्रिंसिपल था, किस प्रिंसिपल का यूज होता है वेन डिग्राफ जनरेटर में। अब हम लोग देखते हैं उसके कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सिंपल है, आपको एनसीईआरटी बुक में भी इसके कंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये दो इंसुलेटिंग स्टैंड होते हैं। इस पर आपको जो मैंने बताया कि ये स्फेयर होता है, सपोज कि ये स्फेयर है, ये स्फेयर है, सपोज कीजिए दिख रहा है, ये स्फेयर है। अब ये क्या है, ये इंसुलेटिंग क्या है, स्टैंड। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं, ये क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड। ठीक है, अब इसका काम होता है इसको होल्ड ऑन करके रखना, स्टे करके रखना ऊपर में। ठीक है, बस इसके लिए इसका यूज करते हैं। अब दूसरी बात, अब क्या होता है, उसमें दो स्फेयर बने होते हैं। ठीक है, और इस पे क्या होता है, बेल्ट लगा होता है। देखिए कैसे बेल्ट लगे होते हैं, इस पे बेल्ट ओवर करके ऐसे करके बेल्ट लगा होता है। इसके कंस्ट्रक्शन को आप आराम से बना सकते हैं बुक से, हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। इस पे बेल्ट लगा होता है, ऐसे करके बेल्ट थोड़ा सा, इस स्फेयर पे बेल्ट लगा होता है, ऐसे करके बेल्ट लगा होता है। ठीक है, ये बेल्ट है, तो ये भी इंसुलेटिंग बेल्ट होते हैं।
ठीक है, ये क्या होता है, इंसुलेटिंग बेल्ट होता है। ठीक, इंसुलेटिंग बेल्ट होता है। और ये पार्ट भी जो है, ये सारे पार्ट आपको पता है इंसुलेटिंग होते हैं, ये सारे पार्ट इंसुलेटिंग होते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये पार्ट जो है अर्थ क्या हुआ होता है, ठीक है। ये पार्ट इंसुलेटिंग नहीं होते हैं, ये क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर होता क्या है कि यहां पर एक जो होता है, यहां पे एक ब्रश लगा दिया जाता है। ठीक है, एक ब्रश लगा दिया जाता है, इस ब्रश को कहते हैं, ठीक, इसको ब्रश कहते हैं। यहाँ पर एक ब्रश लगा दिया जाता है इसके काफ़ी नज़दीक में। और इस ब्रश को हम लोग नाम देते हैं B1। ठीक है, इस ब्रश का नाम हम लोगों ने दिया B1। ठीक है, इस ब्रश के थ्रू क्या होता है, हम आउटसाइड से क्या करते हैं, आउटसाइड पॉइंट से चार्ज का फ्लो करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, आउटसाइड पॉइंट से ठीक है, चार्ज का क्या करते हैं, चार्ज इसको देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, गिवन चार्ज फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, मतलब इसको चार्ज हम देते हैं कहाँ से, फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। ठीक है, और ये क्या करता है, और इसको हम क्या करते हैं, इस बेल्ट को, ठीक है, मूव करते हैं बाय मोटर से। ठीक है, ठीक है, मोटर के द्वारा इसको क्या किया जाता है, मूव किया जाता है। इस बेल्ट को, जो बेल्ट है हमारा, इसको मूव कहते हैं। ये मूव करता है ऊपर की तरफ ऐसे करके, और ये जैसे मूव करता है, ये चार्ज जो इसको दिए ऊपर की तरफ मूव करता है, बेल्ट इसको घुमाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज हम इसको दिए हैं, ये सारे चार्ज ऊपर की तरफ पुशअप होने लगता है। ठीक है, ये सारे चार्ज ऊपर की तरफ पुशअप हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ब्रश लगा होता है, यहाँ पर क्या होता है, फिर एक ब्रश लगा होता है। ये ब्रश क्या करता है, इस चार्ज को कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, ये ब्रश क्या करते हैं, इस चार्ज को क्या करता है, इस चार्ज को कलेक्ट कर लेता है। यहाँ पर जो ब्रश लगा हुआ है, ये ब्रश इस जो पॉजिटिव सारे चार्ज हैं, इस सारे चार्ज को कलेक्ट करता है। यहाँ पर क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर लगा देते हैं। इस वायर के थ्रू ये जो कलेक्टेड चार्ज है, इस ब्रश को आप कह दीजिए B2, ये सारे चार्ज को कलेक्ट करके इस सारे चार्ज को इस पर इस तरह से भेजते रहता है। समझ में आ रहा है? आप लोगों ने जाना कि इंसुलेटिंग बेल्ट होते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड है जो कि इसको कीप ऑन करने के लिए। ब्रश का काम क्या है, यहाँ पे चार्ज को, इस ब्रश के थ्रू चार्ज यहाँ पर दिया जाता है और ये रोटेट करके ऊपर से फिर ऐसे होता है, फिर रोटेट जैसे होता है तो यहाँ से चार्ज लेकर के जाता है, यहाँ पर सारा चार्ज ट्रांसफ़र कर देता है, फिर ये नीचे की तरफ इधर आता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। इधर से जाता है
मूव करते हैं मोटर के द्वारा, किसको, बेल्ट को, बेल्ट के थ्रू इसको घुमाते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, ऊपर की तरफ ऐसे जाता है इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पे चार्ज लेफ्ट कर देता है, चार्ज लेफ्ट करके फिर नीचे आता है, फिर इस तरह से ये प्रक्रिया मोटर के द्वारा चलती रहती है और ये क्या होते हैं, चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो वही प्रक्रिया मैंने जो बताया कि यहाँ पर देखिए ये जो है ये चार्ज का जो आउटसाइड सोर्स से जाता है चार्ज, वो चार्ज को बाहर की तरफ वो ट्रांसफ़र करते रहता है। तो अब क्या होता है यहाँ पर आपको जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बाहर की तरफ एयर के जो 3 × 10⁻⁶ वोल्ट, आप सोच सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चार्ज का फ्लो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है 10⁻⁷ वोल्ट के आसपास हम पोटेंशियल, जितना ज़्यादा चार्ज हम फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होगा। तो यानी कि हम 10⁻⁷ वोल्ट तक का चार्ज यहाँ से हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। तो वैन डी ग्राफ जनरेटर का यही यूज है कि क्या होता है, वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या करता है कि काफ़ी ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए है, अप टू काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए है, जो कि अप टू द 10⁻⁷ वोल्ट के आसपास है। उसके जो कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह से ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया, एनसीईआरटी बुक में क्लियर फिगर भी इसका है। इसको अब देखिए इसका यूज क्या है, एक यूज को समझ लेते हैं, उसके बाद टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसका यूज जो है, सबसे पहले तो आपने जाना प्रोड्यूस हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है। दूसरा यूज कर सकते हैं, एक्सलरेटिंग करता है, एक्सलरेटिंग पार्टिकल। इसका यूज पार्टिकल को एक्सलेट करने में किया जाता है, जैसे अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, बीटा पार्टिकल हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इस सब को एक्सलरेटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा। और इसका यूज जो है लेबोरेटरी में ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, समझा। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा इसका यूज है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब इसके डिमेरिट्स की अगर बात की जाए तो डिमेरिट्स में सबसे ज़्यादा इसके जो वीक पॉइंट है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, बड़ा होता है, बिग इन साइज होता है, जिसके कारण आपको क्या होता है, कैरी करने में या फिर जा करके कुछ करने में दिक्कत होता है, ठीक है। और दूसरी बात, चूँकि हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है इसलिए डेंजरस भी है। इट इज़ डेंजरस बिकॉज इट प्रोड्यूसेज हाई वोल्टेज, ठीक है, ये चीज़ है। ये था वैन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में इंफॉर्मेशन। आपने समझ गया होगा वैन डी ग्राफ जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या उसके कंस्ट्रक्शंस हैं, आप क्लियर फिगर बुक से बना सकते हैं। उसके बाद आप क्या इसका यूज है और वैन डी ग्राफ जनरेटर का क्या काम है, क्या हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करना इसका काम है और इसके डिमेरिट्स क्या है, ये सारे चीज़ें आप लोगों ने आज की क्लास में जाना। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको जो मैंने आज बताया आप कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे हमें पता चले कि आप कितना लाभ उठा पा रहे हैं, कहाँ आप लोगों को दिक्कतें आ रही है, ठीक है। और जो बच्चे वीडियोज़ को देखते हैं रेगुलर, उस बच्चे को अगर वीडियो एक आध दिन मिस हो जाए या फिर थोड़ा ज़्यादा दिन में मिस हो जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस अपने टाइम पे ख़त्म होगा, आप सिर्फ क्या है पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और इससे लाभ उठा रहे हैं, लाभ उठाते रहिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे हम मोटिवेट हों और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की भी कोशिश हम बहुत हद तक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि इलेक्ट्रिक करंट होगा। हम इलेक्ट्रिक करंट अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और यहाँ तक था इलेक्ट्रोस्टेट का सफ़र और हमने इलेक्ट्रोस्टेट को पढ़ा। इसके मेजर टॉपिक को हम बता देते हैं कि क्या क्या इसमें आपको ख्याल रखना है। देखिए बोर्ड लेवल में आपको जो डेरिवेशंस हैं
वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। डेरिवेशंस दैट मीन्स आपने इस चैप्टर की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये चीज़ आपको जानना है। इस चैप्टर के मेजर पार्ट्स जो कि आपको जहन में रखने हैं, डेरिवेशन जिसका अच्छे से रखना है आपको। दूसरी बात कैपेसिटेंस जो पढ़ा आपने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और विथ डायलैक्ट्रिक विदाउट डायलैक्ट्रिक, इसके डेरिवेशंस को, इससे रिलेटेड छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स। और दूसरी बात कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और वैन डी ग्राफ जनरेटर जो आज आपने पढ़ा। ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं जो कि आपको इस चैप्टर्स में ध्यान रखना है। हालांकि ध्यान तो आपको सबको रखना चाहिए, लेकिन ये मेजर टॉपिक्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप जैसे आपको जितना ज़्यादा यूनिट्स बताते हैं, डायमेंशंस बताते हैं, उसके बाद जाकर के छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उस पर ध्यान दीजिए और बुक को पढ़िए, उससे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर होंगे। और दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कुछ बुक्स भी लगाइए जो होते हैं बोर्ड लेवल के बुक्स, उसके भी क्वेश्चंस लगाइए। बुक पढ़िएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक सब भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने जो मेजर टॉपिक है वो चीज़ बता दिया कि इस टॉपिक में ये सारे टॉपिक पे ध्यान देना है और पढ़ना है। और आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगले क्लास से हम लोग नए चैप्टर पे चलेंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।